नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेंद्र साहू क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हॉस्टल वार्डन के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पे उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि लास्ट ईयर 2016 में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हॉस्टल वार्डन के क्वेश्चंस। तो इस तरह कुछ पेपर आया था लास्ट ईयर। उसमें 20 क्वेश्चंस थे जो अलग अलग लेवल के थे। कुछ इजी लेवल के थे, कुछ मीडियम इजी लेवल के थे और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले हम वन लाइनर यानी छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल मतलब आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जिसका जैसे कि ये रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये रेक्टेंगल का डायगोनल होता है। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को आपस में वो काट रहे हैं या नहीं। तो हमेशा डायगोनल्स रेक्टेंगल के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, मतलब प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। जिसका रोम्बस क्या होता है? रोम्बस ऐसे शेप का कुछ होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं, जो कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। तो रोम्बस भी हमेशा एक पैरेललोग्राम ही होता है, क्योंकि इसके चारों जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं कभी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। दूसरा ऑप्शन है, क्वाड्रिलेटरल हुज 4 साइड्स आर इक्वल इज अ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? ये जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। और क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? जिसके 4 साइड्स होते हैं, मतलब 4 साइड्स जिसके इक्वल है वो स्क्वायर होगा। स्क्वायर के भी 4 साइड्स इक्वल होते हैं, दैट मीन्स क्वाड्रिलेटर हुज 4 साइड्स आर इक्वल इज अ स्क्वायर। ये ऑप्शन राइट है। फिर एक ऑप्शन है, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस फिर से वही शेप, ये रोम्बस होता है। ये बोल रहा है इसके डायगोनल्स इक्वल है क्या? इसके डायगोनल्स ये हुए, क्या ये इक्वल होंगे? किसी शेप में ये इक्वल होंगे। कभी कभी रोम्बस ऐसा भी शेप का होता है। तो इसके डायगोनल्स इक्वल है क्या? नहीं है। दैट मीन्स ये ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा? ओनली 1, 2 and 3 आर करेक्ट। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो समझ में आया? पहला ऑप्शन क्या था? डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब इक्वल ही काटते हैं क्या? रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को इक्वली काटते हैं क्या? जी हाँ, रेक्टेंगल्स का प्रॉपर्टी होता है कि डायगोनल एक दूसरे को इक्वली काटते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, जो रोम्बस होता है वो पैरेललोग्राम होता है क्या? जी हाँ, हमेशा, क्योंकि इसके दोनों साइड्स हमेशा पैरेलल होते हैं। ये कभी भी आगे जाके कहीं भी ये एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, इसीलिए ये ऑप्शन सही है।
और तीसरा क्या बोल रहा है, क्वाड्रिलेटरल हुज 4 साइड्स आर इक्वल इज अ स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब जिसके 4 साइड्स हो, 4 साइड्स अगर इक्वल है मतलब वो क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है, जिसके 4 साइड्स इक्वल हो। तो ये ऑप्शन भी राइट है। और चौथा ऑप्शन ये बोल रहा है डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, एक समलंब के विकर्ण समान होते हैं। तो रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो इक्वल है, क्या बोल रहा है, मतलब रोम्बस कभी इस शेप के भी हो सकते हैं, जो हमारा काइट होता है पतंग वो भी रोम्बस शेप का होता है, तो उसके साइड उसके कभी उसका शेप कभी ऐसा होता है, मतलब उसके डायगोनल्स कभी बाइसेक्ट करेंगे मतलब इक्वल होंगे, ऐसा हो जरूरी नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ जार कंटेन्स ओनली टॉफीज विथ रेड A jar contains only toffees with red, white and blue wrappers. किसी जार में लाल, सफेद और नीले रैपर वाले टॉफी रखे थे। लाल रैपर की संख्या सफेद रैपर की 4/5 है और सफेद रैपर की संख्या नीले रैपर की संख्या की 3/4 है। यदि कुल 470 रैपर है तो नीले रैपर कितने हैं, ये हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को जी। तो पहले हम इंग्लिश वालों के लिए, अ जार कंटेन्स ओनली टॉफीज विथ रेड, white and blue wrappers. The number of red wrappers is 4/5 of the number of white wrappers and the number of white ones is 3/4 of the number of blue wrappers. If they are 470 wrappers in all, how many of them are blue? तो समझ आया क्वेश्चन। तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास है रेड रैपर वाले चॉकलेट्स, वाइट रैपर वाले चॉकलेट्स एंड ब्लू रैपर वाले चॉकलेट्स, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ रेड रैपर इज 4/5 ऑफ द नंबर ऑफ वाइट रैपर्स, मतलब लाल रैपर की संख्या सफेद रैपर की 4/5 है। मतलब अगर सफेद रैपर वाले 5 है तो लाल रैपर वाले उसमें कितने हैं, 4, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सफेद रैपर की संख्या नीले रैपर की संख्या की 3/4 है, मतलब अगर ब्लू रैपर वालों की संख्या 4 है तो सफेद रैपर उसमें कितने हैं, 3। ये हम करेंगे रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से। तो वाइट वाला यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, मतलब अब इसको हमको इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटीज बता रहा है। अगर हमको इसको मर्ज करना है या हमको एक साथ लिखना है रेड, वाइट और ब्लू कितने रेशियो में है, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, वाइट वालों को पहले इक्वल करना पड़ेगा। पर 5 और 3 को इक्वल कैसे करेंगे, या तो उसमें कोई कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये सेम हो जाए। तो 5 और 3 का कोई कॉमन सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 15 होता है। तो 15 के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से इंटू करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 3 से इंटू करूंगी तो इसको भी 3 से इंटू करना पड़ेगा। और इसको 15 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से इंटू करना पड़ेगा और इसको भी 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, अगर हमको किसी रेशियो को, 2 रेशियो को एक साथ जोड़ना है, एक साथ एक रेशियो में लाना है, तो जो कॉमन है उसको एक नंबर पे बनाना पड़ेगा। तो अगर 5 और 3 है तो कुछ नहीं करना है, ये 3 को उठा के दोनों से मल्टीप्लाई कर दो और ये 5 को उठा के ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा, सारा एक ही रेशियो में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, रेड वाले अपने पास कितने हो गए, 12, और ये वाइट वाले कितने हो गए, 15, और ये कितना हो गया, 5 4 जा 20। मतलब अब टोटल रेड, वाइट, ब्लू किस रेशियो में है, टोटल चॉकलेट्स 12:15:20। तो अब हमारे पास टोटल दिया हुआ है 470 रैपर्स टोटल है। तो अब इसको ऐसे निकाल सकते हैं,
12x प्लस 15y प्लस, सॉरी एक ही रेशियो में तो सबको x में ले सकते हो आप, 12x प्लस 15x प्लस 20x इज इक्वल्स टू 470। इतने रैपर्स है टोटल अपने पास, ठीक है, समझ आ रहा है, 470 टोटल रैपर्स है। दैट मीन्स अब इसको अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 12 प्लस 15 27, 27 प्लस 20 47, 47x इज इक्वल्स टू 470। मतलब यहाँ से हमारा x का क्या वैल्यू आ गया, 10। समझ आया, 47 1 जा 47 10 जा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। तो अब इसमें से हम लोग कोई से भी रैपर का वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे रेड रैपर का निकाल सकते हैं, चाहे वाइट रैपर का निकाल सकते हैं, चाहे ब्लू रैपर का निकाल सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, नीले रैपर कितने हैं, मतलब ब्लू रैपर 20x का वैल्यू पूछा है। 20x मतलब 20 इंटू 10 मतलब कितने हो गए, 200 ब्लू रैपर्स हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, समझ आया, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ जल्दी से। हमारा क्वेश्चन क्या था, किसी जार में लाल सफेद और नीले रैपर वाले टॉफी रखे थे। लाल रैपर की संख्या सफेद रैपर की 4/5 है, मतलब अगर 5 सफेद है, ये रेड, ये वाइट, ये ब्लू, ठीक है। अगर सफेद 5 है तो रेड कितने हैं, 4 है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट। फिर सफेद रैपर की संख्या नीले रैपर की संख्या की 3/4 है। अगर ब्लू 4 है तो उसमें वाइट कितने हैं, 3 है। तो अगर इसको हमको मर्ज करना है, तीनों को एक ही वेरिएबल में लेके आना है, तो कैसे करेंगे, वाइट को एक सेम नंबर पे लाना पड़ेगा। मतलब वाइट को अगर हमको ये 5 है और ये 3 है, तो दोनों को अगर सेम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये 3 को उठा के इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू 3 और ये 4 इंटू 3। और वाइट को इधर वाले को अगर कॉमन बनाना है, 15 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 5, ब्लू को 4 इंटू 5। तो अब ये हो जाएगा, ये पूरा मर्ज हो जाएगा। तो रेड की वैल्यू क्या हो गई, अब हमारे पास 12 हो गई, और वाइट की वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई, और ब्लू की क्या हो गई, 20 हो गई। तो अब हमारा पूरा रैपर एक ही रेशियो में आ गया। अब और फिर आगे क्या दिया हुआ है, टोटल हमारे पास 470 रैपर्स है। तो इसको कैसे कर सकते हैं अपन, 12x प्लस 15x प्लस 20x, इसका टोटल क्या है 470। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 47x। 47x इज इक्वल्स टू 470 और x की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, x की वैल्यू 10 आ गई, तो हमें क्या निकालना है, नीले रैपर कितने हैं, मतलब 20x की वैल्यू निकालनी है। 20x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 इंटू 10 कितना हो गया, 200। समझे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200। समझ में आया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिए। तो क्या बोल रहा है, 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी। समझ आया क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers is 16, तो द हाईएस्ट ऑफ दिस नंबर इज। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जनरल फॉर्मूला होता है, मैं बताती हूं क्या होता है, x, उसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है, x प्लस 1, उसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है, x प्लस 2, उसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है, x प्लस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जनरल फॉर्मूला, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो हमें क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मतलब हमको 5 नंबर चाहिए जो कॉन्जिक्यूटिव है। पहला हो गया x, सेकेंड हो गया x प्लस 1, तीसरा हो गया x प्लस 2, चौथा x प्लस 3, और एक क्या आएगा x प्लस 4। ये 5 नंबर है जो कॉन्जिक्यूटिव है। इसका एवरेज 16 है, मतलब इसका अगर मैं करूं, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज या औसत का फॉर्मूला क्या होता है,
सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका सम क्या हो जाएगा? ये सबको अपन ऐड कर देंगे। इसका सम क्या हो जाएगा? x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4। इसका सम हो जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब 5x प्लस 1 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10। इसका सम ये है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5। इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5। तो ये इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 5x प्लस 10 अपॉन 5। ये इसका एवरेज है, लेकिन हमको क्या दिया? इसका एवरेज तो 16 है। इसका एवरेज 16 है। तो अब x की वैल्यू इससे निकल जाएगी ये फॉर्मूला से। कैसे निकलेगी? 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू, ये 5 यहां चला जाएगा, 16 इंटू 5 मतलब 80। तो 5x प्लस 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 5x प्लस 10 की वैल्यू हो गई 80। तो 5x की वैल्यू 70। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 14। तो निकल गई x की वैल्यू। ये x क्या है? ये x हमारा पहला टर्म है हमारे 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के, मतलब 5 लगातार संख्याओं का पहली संख्या क्या है? 14। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? मैं यहाँ से कलर चेंज कर देती हूँ। ये 14 है, दूसरी संख्या 15, तीसरी संख्या 16, चौथी 17 और आखिरी क्या है? 18। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 18। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18। समझ आया? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ क्विक, ताकि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला क्या है? एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ टर्म्स, मतलब जितने भी नंबर दिए हैं या जितने भी टर्म्स दिए हैं उनका सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर है? 4 है, 5 है, 2 है, 6 है, जितने भी हो उन सब का सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? पहला होता है x, दूसरा होता है x प्लस 1, तीसरा होता है x प्लस 2। कोई भी हो, चाहे वो ऑड कॉन्जिक्यूटिव्स हो या इवन कॉन्जिक्यूटिव्स हो या फिर आपके नॉर्मल कॉन्जिक्यूटिव्स हो, जो भी हो उनके लिए जनरल फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे क्या बोला है? 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो 1 2 3 4 और एक क्या हो जाएगा? x प्लस 4। ठीक है, तो अब हम इसका एवरेज दिया हुआ है, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? ये सबका सम क्या है? 5x प्लस 10 है और इस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5, और इसका एवरेज हमको दिया है कितना? 16। तो 5x प्लस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 इंटू 5, ये 5 यहाँ चला जाएगा तो 80। 5x की वैल्यू 70, x की वैल्यू 14। तो हमारा पहला टर्म क्या है? 14। x क्या है? हमारा पहला टर्म है यहाँ पे, तो हमारा पहला टर्म 14, दूसरा टर्म 15, 16, 17, 18 और इसमें सबसे हाईएस्ट टर्म क्या है? 18। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ आया? जो भी नोट करना चाहते हैं नोट कर लो एक बारी, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है तथा त्रिभुज का परिमाप
48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, मतलब द रेशियो ऑफ द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे रहता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो दिया है, मतलब पहला जो है वो बेस है, मतलब ये 4x रेशियो में दिया है। तो रेशियो हटाने के लिए हमेशा हमको क्या करना पड़ता है? एक वेरिएबल ऐड करना होता है। तो 4:5 दिया, मतलब ये क्या वैल्यू है? ये 4x है। और हाइपोटेन्यूज दिया है, मतलब हाइपोटेन्यूज का क्या वैल्यू है? हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है? 5x, ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं? एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, मतलब पेरीमीटर क्या होता है? इसका वैल्यू, ये जो लाइन होता है कोई भी डायग्राम का, जो ये लाइन का एरिया वैल्यू होता है वो होता है पेरीमीटर। तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? हमको इसका एरिया निकालना है। तो अब क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5x है, तो 5x का स्क्वायर, ठीक है। और p का वैल्यू हमको निकालना है, पी स्क्वायर का वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तभी तो हम, अगर ये वैल्यू पता चलेगी तभी तो हम ये पेरीमीटर का यूज कर पाएंगे। तो इसको निकालना है। और b का वैल्यू क्या दिया है? 4x, तो 4x का स्क्वायर। तो ये 5x स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर, और ये p स्क्वायर प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16, 16x स्क्वायर। अब ये इस तरफ आ जाएगा, 25 में से 16 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर बच जाएगा। तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 9x स्क्वायर। अब p स्क्वायर है तो ये स्क्वायर यहाँ जाके क्या हो जाएगा? रूट में बदल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू p। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो 3x p की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको क्या मिल गई? 3x। अब पेरीमीटर मिल गया हमको, मतलब तीनों साइड की वैल्यू मिल गई। इस साइड की वैल्यू 3x है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5x है, और बेस की वैल्यू 4x है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या, मतलब तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तीनों को ऐड मतलब 3x प्लस 5x प्लस 4x, इसकी क्या वैल्यू है? इसकी वैल्यू है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो गया ये? 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 13x, सॉरी 8 प्लस 4 12, 8 प्लस 4 12x, 12x की वैल्यू कितनी आ गई? 48। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4, समझे? x की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अपन को क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन अब आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? यहां लिखती हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस की वैल्यू क्या है? 4x। 4x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू अगर 4 है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 16, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? हाइट मतलब ये हो गया, हाइट की 3x, 3 इंटू मतलब ये हो गई 12, 3 इंटू 4 12, और ये कितनी हो गई? ये 8। तो इसका वैल्यू कितना है? 12 8 जा 98, सॉरी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया? 12 इंटू 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? फिर से एक बार बता देती हूँ।
क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ये जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, जिसमें क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो पहला बेस, इसमें क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज, मतलब जो पहला होगा, जो पहला लिखा है उसका वैल्यू होगा, मतलब ये 4x रेशियो में है, मतलब उसमें एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा अपन को। ये 4x हो गया। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब ये हो गया 5x। अब इसकी वैल्यू नहीं मालूम है क्योंकि हमको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर का यूज करके ही हम उसका हाइट निकाल पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो h² की वैल्यू क्या है, 5x, 5x² मतलब 25x² इज इक्वल्स टू p² प्लस b² की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है 4x, तो b² की वैल्यू क्या हो जाएगी 16x²। ठीक है, 25 में से 16 गया, 9x² बचा, और p² की वैल्यू क्या आ गई 9x², मतलब p की वैल्यू क्या आ गई 3x। ये स्क्वायर यहां जाके कट रूट में चेंज हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3x। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 3x। अब हमको क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल दिया हुआ है, मतलब 3x प्लस 5x प्लस 4x की वैल्यू दी हुई है 48 सेंटीमीटर। तो 3x प्लस 5x प्लस 4x की वैल्यू क्या है 48, तो इससे x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12x, 12x इज इक्वल्स टू 48, तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 4। ठीक है, तो यहाँ पे पर हाइट की एक 3 इंटू 4 ये हो गई p की वैल्यू 12, 4 इंटू 4 ये हो गई 16, और ये 5 इंटू 4 ये हो गई 20। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू है 4x, 4x की वैल्यू क्या है 16, और हाइट की वैल्यू क्या है 3x, 3x की वैल्यू क्या है 12। तो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 12 8 ज़ा कितना होता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। चलते हैं आगे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 1018 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। वह न्यूनतम संख्या जिसको कि 1018 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, ऐसा कौन सा इनमें से नंबर है जिसको मैं इसमें ऐड करूंगी तो वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर, मतलब पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये किसके आसपास है, कोई बता सकता है। ये 32 का स्क्वायर होता है 1024। सबसे पहले तो आप लोगों को 30 तक, कम से कम 35 तक आप लोगों को स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जब आएंगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024। तो 1024 में ये कितना है 1018। इसमें क्या ऐड करूंगी तो 1024 बनेगा, प्लस 6 करने से 1024 बनेगा। तो इसका आंसर सिंपल है 6। ये बहुत सिंपल का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या होना चाहिए था आप लोगों को, परफेक्ट स्क्वायर्स मतलब पूर्ण वर्ग आपको याद होने चाहिए थे। अगर किसी को याद है तो उसके लिए 10 सेकंड का क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्या है, फिर से मैं एक बार बताती हूँ, द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 1018, मतलब ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 1018 में अगर मैं जोड़ूं तो ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग या फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मुझे दिख रहा है
कि ये 1024 के एकदम करीब है। ठीक है, 1024 किसका स्क्वायर होता है? 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो इसका मतलब मैं इसमें +6 ऐड करूंगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ऑलराइट, चलो फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो जल्दी से एक बार पढ़ो, ये क्वेश्चन क्या है? क्या बोल रहा है? एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है तो y संख्या x से कितनी प्रतिशत कम होगी? क्या है? अ नंबर x exceeds another number y by 25%. ओके, by what percent is y less than x? तो मान लेते हैं हम लोग इसको एक ऐसे पढ़ते हैं, ये x है, ये y है। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है। तो मान के चलते हैं y हमारा क्या है? 100 है। एग्जाम्पल लेते हैं, y क्या है हमारा? 100 है। तो y अगर 100 है तो x कितना है? x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है। ठीक है, x exceeds another number y by 25%। तो y से ये 25% ज्यादा है तो इसका 25% क्या होगा? 100 का 25% 25 होता है। तो x कितना है? 100 + 25, मतलब x कितना है? 1, x कितना है? 125। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है, अब क्या नहीं, एक ही कंडीशन है, बाय व्हाट परसेंट इज y लेस देन x। अब ये बोल रहा है कि y x से कितना छोटा है? x से कितना छोटा है? x से ये कितना कम है? 25 कम है। कितना कम है? 25 कम है। तो 25 x से कितना छोटा है पूछ रहा है। तो 25 125 का कितना परसेंट है? y x से कितना छोटा है पूछ रहा है, मतलब कंपैरिजन कहाँ हो रहा है? y का x से हो रहा है। तो जिससे कंपैरिजन होता है उसको हमेशा हम नीचे रखते हैं। और कितने से कम है? 25 कम है। और किससे कम है? x से कितना कम है ये पूछ रहा है। तो y 25 कम है, x से 25 कम है y। तो 25 125 का कितना परसेंट है? तो ये क्या हो गया? 25 1 सा 25 और 25 5 सा, और ये 5 1 सा 5 20। तो ये होता है कितना परसेंट कम है? 20% कम है। समझ आई क्वेश्चन? समझ आया? फिर से मैं एक बार बताती हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और हमेशा क्या होता है ना, व्यापम पीएससी ये सब का एक फेवरेट पैटर्न होता है, ये 25% और 20 वाला। हमेशा जब भी क्वेश्चन में अगर 25% से कुछ पूछा है तो उसका आंसर हमेशा 20 होता है। ये कभी हिट एंड ट्रायल पे आप जा सकते हो, लेकिन अच्छा होगा कि एक बार आप सॉल्व करके देखो। लेकिन ये हमेशा होता है कि 25% का अगर कुछ दे रहा है कि ये इससे इतना कम है 25% से, या कोई नंबर 25% से आधा प्रॉफिट लॉस में भी हो गया, उसको 25% प्रॉफिट हुआ इसमें, या फिर उसको 25% लॉस हुआ, तो उसका नेक्स्ट क्या होगा, तो उसमें वो आप मार्क कर सकते हो 20% में। लेकिन एक बार सॉल्व करके देखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ये जस्ट मैं एक आइडिया के लिए बता रही हूँ। तो इसमें आते हैं, पहला ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लियर करती हूँ मैं, फिर से समझा देती हूँ एक बार। अ नंबर x exceeds another number y by 20%। मतलब मान के चलते हैं अगर x हमारा 100, y हमारा 100 है तो x y से 25% ज्यादा है। तो 25% y का कितना होगा? 25। तो x कितना हो गया? 125 है। अब क्या बोल रहा है? बाय व्हाट परसेंट इज y लेस देन x। अब y x से कितना परसेंट कम है? तो परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ता है? जो भी ज्यादा है, ज्यादा कम जितना भी है वो ऊपर लिखो, और जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसको नीचे लगाओ। मतलब x से कंपैरिजन कर रहे हैं, या क्या बोल रहे हैं? लेस देन x। या फिर यहाँ पे देखो x से कितना प्रतिशत कम है, कि जिससे कम है उसको हमेशा हम नीचे लिखते हैं। तो ये हो गया 125। x से कितना कम है? 25 कम है y, तो ये कितना परसेंट है?
25 वन सा 25 5 सा 5 वन सा 5 20 सा, तो ये हो गया 20%। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। हम आप आगे बढ़ते हैं। ओके, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में करते हैं, पहले थोड़े इजी क्वेश्चंस उठाते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं आप। नहीं रुको, मैं बताती हूँ। नेक्स्ट आप करो, ये वाला करते हैं नेक्स्ट, थोड़ा अलग। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं तो ए का आय क्या है। ठीक है, द इनकम ऑफ A and B are in the ratio 3:2 and the expenses are in the ratio 5:3. If both save 200 rupees, then the income of A is. हमको क्या करना है, इनकम निकालनी है, किसकी, A की इनकम निकालनी है। तो इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है हमारे पास, इनकम का रेशियो इसको ऐसे लिखते हैं, ये इनकम ये एक्सपेंस। ठीक है, ये ए के लिए ये बी के लिए। ए का इनकम क्या दिया हुआ है, ए एंड बी का इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3x 2x, ये दिया हुआ है इनकम का रेशियो। और एक्सपेंस का रेशियो कितना दिया हुआ है, अब इसको एक्स नहीं ले सकते, ये एक अलग रेशियो है, ये एक अलग रेशियो है, तो दोनों के लिए अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा, दोनों को सेम वेरिएबल नहीं ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया 5y और ये हो गया 3y। ठीक है, अब सेविंग्स क्या होता है, सेविंग्स क्या होता है, जितना भी हमारा इनकम हुआ उसमें से जितना हम खर्च कर दिए उसके बाद जो बचता है वो क्या होता है, हमारा सेविंग्स। ठीक है, मतलब बचत, वो हमारा क्या होता है, बचत। तो 3x की कमाई हुई, 5y उसमें से खर्च हो गए, तो बचे कितने, 3x माइनस वाई, यहाँ पे लिखती हूँ मैं तो दिखेगा आप लोगों को, सेविंग्स। 3x की इनकम हुई, उसमें से 5y का एक्सपेंस हो गया, मतलब 5y खर्च हो गए, 3x की आय थी, 5y का उसका एक्सपेंस हो गया, तो सेविंग कितना हो गया, 3x माइनस 5y। और b का क्या हो गया, 2x उसका इनकम था, 2x उसका इनकम था और 3y उसमें से खर्च हो गए, तो ये कितना, इसका सेविंग कितना हो गया, 3y। ठीक है, तो इसका सेविंग्स क्या है, 3x माइनस 5y और इसका सेविंग क्या है, 2x माइनस 3y। लेकिन हमको तो क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों ने 200 रुपए बचाए, दोनों ने 200 रुपए बचाए। ठीक है, तो ये भी 200 रुपए बचा रहा है, ये भी 200 रुपए बचा रहा है, तो अब कैसे करेंगे, अब इससे हम निकाल सकते हैं, ये हमारा आ गया लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। अब इससे हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें से किसी एक को सेम कर दो, या तो x वाले वेरिएबल को सेम कर दो या तो y वाले वेरिएबल को सेम कर दो। तो अपन इसको कर लेते हैं, x वाले को कर लेते हैं। 3 है और ये 2 है, तो सबसे छोटा मल्टीपल इसका क्या है, 6, तो इसको 2 से करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस, इसको भी 2 से करना पड़ेगा, इसको भी 2 से करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, 10y इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 6x माइनस, इसको ये 9y हो गया, माइनस इसको भी 3 से करेंगे मल्टीप्लाई जब भी, और इसको भी 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 600। ठीक है, अब ये 6x ये 6x कट जाएगा, सबका साइन रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसको माइनस में करना पड़ेगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस, तो 6x कट गया, 10y माइनस 10y प्लस 9y, मतलब क्या बचा हमारे पास, माइनस y।
-10 से +9 निकाले तो माइनस बचेगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव है, ठीक है। और ये क्या हो गया 400 माइनस 600, 400 माइनस 600 कितना हुआ -200, क्योंकि 600 के साथ माइनस लगा है तो माइनस, ये माइनस कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 200, ठीक है। y की वैल्यू अगर 200 आ गई तो x की वैल्यू क्या आएगी, कहां से निकालोगे, यहां से निकाल लो, 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 400, तो y की वैल्यू 200। चलो यहाँ पे स्पेस नहीं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, पहले वाले इक्वेशन से देखो 3x, इससे कर लो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई 200 आ गई, इसमें पुट कर दो, 200 कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये -1000 हो जाएगा, और ये 200 और ये 3x, तो 3x इज इक्वल्स टू, ये माइनस इक्वल्स टू के उस तरफ गया तो ये +1000 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1200, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है 4, तो x की वैल्यू 400, ठीक है। तो यहां से आ गई हमारी क्या, x की वैल्यू 400 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 200। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द इनकम ऑफ a, इनकम ऑफ a क्या है x, 3x, 3x की वैल्यू क्या है 3 इंटू 400 1200, तो जो ऑप्शन है क्या डी ऑप्शन। समझ आया क्या, एक बारी मैं फिर से क्विक रिपीट कर देती हूं, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए तथा बी की आय का अनुपात कितना है 3:2, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग, ठीक है। ए तथा बी की आय का अनुपात कितना है 3x 2x, ठीक है, समझे। नेक्स्ट खर्च का अनुपात क्या है 5y 5y और 3y, तो ये इनकी आय है, ये इनका खर्च है, तो बचत कितनी होगी 3x माइनस 5y 2x माइनस 3y, ये इनकी बचत होगी। पर बचत तो हमको कितनी दी हुई है 200 रुपए, कितनी बचत दी हुई है 200 रुपए, तो इसका क्या है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू क्या है इसकी वैल्यू 200, और दूसरे बी का भी वही है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 200, दोनों की वैल्यू सेम है। अब हमको किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, किसी इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ कॉमन मल्टीपल देखने की जरूरत नहीं है, क्या करना इसका जो वेरिएबल कोफिशिएंट है इससे सबको इंटू कर दो, तो इससे 2 को इंटू कर दो, इसको भी 2 से इंटू कर दो, और इसका x का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है उसको इससे ये वाले इक्वेशन पे मल्टीप्लाई कर दो, बस हो जाएगा काम आपका। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 400, ओके। और नेक्स्ट वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 600, ठीक है। अब इसको काटना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस नीचे वाले का सबका साइन रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे एडिशन में है तो इसको माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, तो ये कट गया, 10y में से 9y जाएगा, माइनस 10y प्लस 9y मतलब माइनस y, 400 माइनस 600 कितना होगा -200, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 200, ठीक है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 200, और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो x की वैल्यू आ जाएगी। मान लो इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, ये इसको अगर मैं पुट करती हूँ तो 3x माइनस 5y, 5y मतलब 5 इंटू 200 1000 इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। तो 3x की वैल्यू क्या आ गई, ये -1000 इस तरफ चला गया तो क्या आ गई 1200 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 400, तो x की वैल्यू 400 आ गई यहाँ से। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकम ऑफ ए की इनकम क्या है
3x, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी 3 इंटू 400 इज इक्वल्स टू 1200। तो ए की इनकम कितनी हो गई 1200। ओके, क्लियर, समझ आया। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब। इसके ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर एंड विथ 28 सेंटीमीटर हैज अ सेमी सर्कल। क्या है, सेमी सर्कल कट आउट फ्रॉम ईच ऑफ इट्स टू साइड्स, from each of its two sides as shown in the figure below. The area of the shaded part will be। एक आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है तथा दिए गए चित्र के अनुसार आयत की दोनों भुजाओं से अधिवृत्त काट के निकाले गए हैं, तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया हमको निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ये ऐसा एक रेक्टेंगल है जिसमें से दो सेमी सर्कल निकाल दिए गए। क्या निकाल दिए गए, दो अर्धवृत्त काट दिए गए। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया में से, ये पूरे एरिया में से अगर मैं दो सेमी सर्कल का एरिया निकाल दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा, ये पार्ट जो शेडेड है, जो लाइन खींचा हुआ दिख रहा है आपको, यही बचेगा। तो इसका ही एरिया हमको निकालना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसमें पहले मेरे को सेमी सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, क्या होता है सेमी सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल उसका आधा होगा। जो भी सर्कल है उसका सेमी सर्कल का एरिया, सर्कल का जो एरिया होगा उसका आधा सेमी सर्कल का एरिया होगा। अब इसमें रेडियस क्या है, रेडियस देखो, ये जो साइड है ये इसका डायगोनल है, ये जो साइड है ये इसका डायगोनल है, तो ये इसका आधा ही तो इसका रेडियस होगा। तो इसका रेडियस क्या होगा, आर की वैल्यू क्या होगी 28/2। ठीक है, मतलब क्या होगा 14 सेंटीमीटर होगा इसका रेडियस। तो एक सेमी सर्कल का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर बाई 2, मतलब पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ से हम क्या निकाले 14। तो 14 इंटू 14, क्योंकि ये आर स्क्वायर है, तो 7 1 जा 7 2 जा, तो ये कितनी हो गई 44 इंटू 14, मतलब कितना हो गया इसका वैल्यू, ये हो जाएगा 440, 4 4 से 16, 1 4 176, तो ये हो जाएगा 616। ठीक है, और यहाँ का ये डिवाइडेड बाई 2 मैं भूल गई, ये 2 भी तो है यहाँ पे 1/2, तो ये 2 कट गया, तो नहीं इसको ऐसे कर लो, तो इसको डिवाइड बाई 2 कर लो, आपको आ जाएगा। समझ आया क्या है, पहले हमको क्या करना है, हमको निकालना है इस शेडेड पार्ट का एरिया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, ये दोनों सेमी सर्कल का, ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया अगर मैं इस रेक्टेंगल के एरिया से माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये शेडेड पार्ट का एरिया बचेगा। तो पहले एक सेमी सर्कल का निकालते हैं एरिया, कैसे निकालेंगे, क्या है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो एक सेमी सर्कल का एरिया कितना हो गया, एक सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, मतलब 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 14 इंटू 14 इंटू ये 1/2, ये 1/2 यहाँ आ गया। अब 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 7 जा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 22 इंटू 14। ठीक है, तो ये कितना हो गया 220, और ये 8,
एक सेमी सर्कल का एरिया 308 है, तो 2 सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर दूंगी, इंटू 2 कर दूंगी तो ये कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, ये तो मेरा ये वाले पार्ट का निकल गया, ये दोनों पार्ट का एरिया निकल गया। अब मेरे को पूरा रेक्टेंगल का निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं उससे माइनस करूंगी तब तो ये शेडेड पार्ट का आएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है 35 इंटू 28, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा ये एरिया, ये हो जाएगा 700 और 8 से 40, 4 इन माइनस 8 से 280, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 08, ये हो जाएगा 980। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया हमारे पास 980। तो रेक्टेंगल का एरिया अपने पास आ गया 980 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों सेमी सर्कल का एरिया कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो शेडेड पार्ट है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल के एरिया से मेरे को सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये क्या है ऑप्शन इसमें 364, मतलब ऑप्शन नंबर बी। समझ आया क्या क्या थे क्वेश्चन, समझ आया पूरा। एक बार मैं फिर से क्विक रिपीट करती हूँ, क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर एंड विथ 28 सेंटीमीटर हैज अ सेमी सर्कल कट आउट from each of its two sides as shown in the figure below. The area of shaded part will be, एक आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है तथा दिए गए चित्र के अनुसार आयत की दोनों भुजाओं के अधिवृत्त काट के निकाले गए हैं, तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा है। अगर मुझे इस पार्ट का एरिया चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये रेक्टेंगल में से मेरे को ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया काटना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, हम सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो एक सेमी सर्कल का क्या आया एरिया अपने पास, एक सेमी सर्कल का एरिया आया अपने पास 308। तो 2 सेमी सर्कल का एरिया इंटू 2 कर देंगे तो 616 सेंटीमीटर आएगा। फिर उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारा 35 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 35 इंटू 28, क्योंकि इसका लेंथ और ब्रेथ क्या है 35 और 28, तो इसका वैल्यू आएगा 980 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास रेक्टेंगल का भी एरिया आ गया, हमारे पास दोनों सेमी सर्कल का भी एरिया आ गया। तो अगर हमको ये शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल के एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, मतलब 980 से 616 अपन को माइनस करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 364। ओके क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये सब मैं समझा रही हूं करके ये इतना लंबा लग रहा है, लेकिन आप जब करेंगे खुद से तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट अब क्या करेंगे अपन, ये वाला करते हैं, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द सर्कल सी इन द गिवन फिगर इज 9 पाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। ठीक है, क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र में वृत्त सी का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब ये जो सर्कल है इसका एरिया कितना है 9 पाई, और अपन को किसका निकालना है, ये इसका स्क्वायर का एरिया निकालना है। ठीक है, तो फिर से वही एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, अभी इसके पहले हम पढ़े थे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बट ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है, क्या दिए 9 पाई, क्या दिए 9 पाई। ठीक है, तो ये पाई यहाँ से कट गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9, आर की वैल्यू क्या आ गई 3। ये स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट 9 हो जाएगा, 9 किसका रूट है 3 का। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया, रेडियस मतलब ये वाला चीज आ गया। ठीक है,
ये दोनों को हाफ में डिवाइड कर रहा है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है। तो मतलब एक साइड स्क्वायर का क्या हो गया, 3 + 3 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेम लेंथ यहाँ होगा, यही है। तो डायगोनल क्या होता है, 2r होता है डायगोनल। सर्कल का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू डबल ऑफ रेडियस। तो r की वैल्यू अगर 3 है तो डायगोनल की वैल्यू क्या है 6, और यही 6 तो इसका साइड है स्क्वायर का। ये साइड 6 है, ये स्क्वायर है, मतलब चारों साइड्स इक्वल रहेंगे। ये 6 है तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। और फिर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। जो भी साइड होता है उसका स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है स्क्वायर का, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड क्या है हमारा 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ आया क्या है, द एरिया ऑफ द सर्कल सी इन द गिवन फिगर इज 9 पाई। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। तो हमको क्या बोल रहा है, इस सर्कल का एरिया क्या था 9 पाई था। इस सर्कल का एरिया क्या था 9 पाई था। तो हमको इस स्क्वायर का एरिया निकालना था। तो सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 पाई। तो ये हमको वैल्यू दी हुई है, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, ये तो फिर आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बची 9। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी √9। तो आर की वैल्यू क्या हो गई इससे 3। आर की वैल्यू क्या हो गई 3। तो आर अगर 3 रेडियस है तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा 2r होगा। ये डायगोनल ही क्या है स्क्वायर का साइड है, तो उसका साइड क्या हो गया 6। और स्क्वायर का क्या होता है, चारों साइड इक्वल होते हैं, मतलब ये 6 तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड मतलब 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 36। तो इसका क्या हो गया फॉर्म आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करो, द एवरेज वाला। एवरेज का फॉर्मूला हम पढ़े थे, वैसे ही इसको भी करना है। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है, मतलब ए और बी का एवरेज कितना है 20 ईयर्स। यदि सी ए का स्थान लेता है तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है, तथा यदि सी बी का स्थान लेता है तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। तो ए बी सी की आयु होगी, हमको इसमें क्या निकालना है, ए बी और सी के एजेस निकालने हैं। एवरेज एज क्या है ए और बी का 20 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर्स। इफ सी वर टू रिप्लेस ए द एवरेज वुड बी 19। अगर ए की जगह पे सी आ जाता है तो क्या होगा, एवरेज 19 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। और वही अगर सी बी को रिप्लेस करता है तो एवरेज क्या होगा 21 होगा। तो एजेस ऑफ ए बी और सी क्या होगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एवरेज ऑफ ए 2 है तो नीचे में 2 से डिवाइड करूंगी। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से मैं एक बार बताती हूँ। एवरेज इज इक्वल्स टू औसत, औसत इज इक्वल्स टू सम ऑफ टर्म्स प्लस अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है, एवरेज इज इक्वल्स टू जितने भी दिए हैं उनका सबका सम अपॉन कितने नंबर्स है उसका नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे क्या है, ए और बी का एवरेज दिया, मतलब 2 लोगों का एवरेज दिया, तो नीचे क्या आएगा नंबर ऑफ टर्म्स में 2। ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स दिया हुआ है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा
40 हो जाएगा? शो नहीं हो रहा। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से बताती हूँ। यहाँ पे a प्लस बी का एवरेज कितना दिया हुआ है? 20 ईयर्स। ठीक है, तो a और b का सम कितना आएगा? 40 ईयर्स आएगा। उसी तरह क्या बोल रहा है, अगर इफ c वर टू रिप्लेस a, अगर a को c रिप्लेस करता है, मतलब b के साथ क्या आ गया अब? c, तो एवरेज कितना हो गया? b, तो एवरेज हो गया 19। ठीक है, अगर a को b c रिप्लेस कर लेता है तो उनका एवरेज कितना हो जाता है? 19। तो इससे क्या पता चला? b प्लस c कितना हो गया? 38 हो गया। ये 2 इधर चला गया। तो वैसे ही अगर c b को रिप्लेस करता है, क्या बोल रहा है, अगर c b को रिप्लेस करता है तो एवरेज कितना हो गया? 21। मतलब a प्लस c अगर होता है तो एवरेज कितना हो जाता है? 21। तो a प्लस c का क्या वैल्यू आएगा? a प्लस c का वैल्यू आ जाएगा 42। समझ आया बच्चों? क्या है, अगर एवरेज ऑफ a और b का क्या है? a 20, a और b का एवरेज कितना होता है? 20 दिया हुआ है, तो a और b का सम कितना हो जाएगा? 40। b और c का एवरेज कितना है? 19, तो b और c का सम कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। वैसे ही अगर c b को रिप्लेस करता है तो a और c का सम कितना हो जाएगा? 42। अब इससे मेरे को क्या मिल गया? सबका एक दूसरे के साथ सम मिल गया। तो अब मेरे को निकालना है क्या? एजेस ऑफ ए बी सी। अगर मैं सबका सम अगर करती हूँ, ये सबको जोड़ देती हूँ, तो मेरे को तीनों का सम, एजेस का सम निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगी? सबको ऐड कर दी। चलो ये सबको एक दूसरे से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कैसे होगा? a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा? 40, 38, 78, 78 प्लस 42 120। ठीक है, पर यहाँ पे तो 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती क्या? 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 120। या फिर इसमें से सब में से 2 कॉमन निकाल लिया अगर मैं, तो ये क्या हो गया? 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 120। तो a प्लस b मतलब ये तीनों के एजेस का सम आ गया मेरे पास कितना? 60। ये 2 से ये डिवाइड कर दिए तो तीनों के एजेस का सम क्या आ गया मेरे पास? 60। अब मेरे को ये पता है a प्लस b प्लस सी इज इक्वल्स टू अगर 60 है, और हर दो का भी मेरे को पता है कि a प्लस बी कितना है, b प्लस सी कितना है, a प्लस सी कितना है, तो इसको मैं उस इक्वेशन में पुट करके एक एक का वैल्यू नहीं निकाल सकती हूँ? निकाल सकती हूँ बिल्कुल भी। जैसे a प्लस बी, मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 40, तो c की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी 20। ठीक है, c की वैल्यू क्या निकलेगी? 20। वैसे ही अगर मैं b प्लस सी की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? b प्लस सी कितना है? 38। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ जाएगी 22। क्या आ जाएगी? 22। वैसे ही a प्लस सी की वैल्यू अगर मैं पुट कर देती हूँ, मान लो b प्लस a प्लस सी की वैल्यू 42 है, तो ये कितनी होगी? 60। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? कितनी आ जाएगी? 18। ठीक है, तो इस ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? a की वैल्यू 22, b की वैल्यू 18 और c की वैल्यू 20, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है एवरेज का तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। क्या बोल रहा है? a और b की औसत आयु कितनी है? 20। a प्लस बी का
एवरेज 20 है तो सम कितना हो जाएगा 40। बी प्लस सी, अगर ए को सी अगर ए को रिप्लेस करता है तो एवरेज कितना हो जाएगा 19, तो सम कितना हो जाएगा 38। वही सी अगर बी को रिप्लेस करता है तो सम कितना हो जाएगा, ए प्लस सी का सम कितना हो जाएगा 42। अब ये तीनों को ऐड करती हूँ, सब डबल है तो 2 मैं पहले ही लिख लेती हूँ। ए प्लस बी प्लस सी की कितना हो जाएगा 120। मतलब ये सबका सम कितना आया मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना आया 60 आया। फिर सबको पुट करके मैं एक एक का वैल्यू निकाल दूँ, तो ए प्लस बी का अगर ए प्लस बी को पुट की 40 तो सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 20। अगर बी प्लस सी को पुट की तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ए की वैल्यू कितनी आ गई 22। वही अगर बी प्लस अब क्या पुट करेंगे अपन, ए आ गया सी आ गया, ए प्लस सी को पुट करें तो कितना आ जाएगा अपन के पास, ए प्लस सी को 42 अगर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी की वैल्यू 18। तो ए की आयु क्या है 22, बी की आयु 18, सी की आयु 20। तो निकल गया तीनों का। ओके चलिए अब पीछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस बचे थे वो भी कर लेते हैं। ये कर लिए हम, ये करते हैं। क्या बोल रहा है, तब वॉल एक आयताकार कागज के टुकड़े की जिसकी माप 22 इंटू 15 सेंटीमीटर है लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है, तो इस तरह बनने वाले बेलन का अधिकतम आयत क्या होगा। क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर formed when a rectangular piece of paper 22 by 15 centimeter is rolled along its longer side will be, मतलब एक पेपर है, ठीक है, एक पेपर है, मान लो ये पेपर है, ये 22 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका सबसे लंबा वो क्या है, साइड क्या है 22 सेंटीमीटर वाला साइड है, तो 22 सेंटीमीटर वाले साइड से एक पेपर को फोल्ड किए, फोल्ड करेंगे पेपर को, अगर फोल्ड करेंगे तो ये कैसे बनेगा, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बनेगा, ऐसा कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म बनेगा ये, ठीक है। अगर ये सिलेंड्रिकल फॉर्म बना तो ये साइड ये ऐसा मुड़ गया, मतलब इसका डायगोनल, इसका डायमीटर, सॉरी इसका डायमीटर क्या है 22 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर क्या है 22 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अपन को क्या करना, अब इसका क्या निकालना है हम लोग को, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एक मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, चलो फिर से मैं बताती हूँ, ये है मान लो ये पेपर है, ठीक है, ये क्या है 22 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, ये पेपर को 22 सेंटीमीटर के साइड अलोंग साइड रोल किया गया, तो ये क्या होगा कुछ ऐसा बन जाएगा, ये
ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये तो कितनी है, ये 15 सेंटीमीटर है और ये कितना है 22 सेंटीमीटर है। उस टाइम पे मैं ये गलत बोल रही थी कि ये डायमीटर नहीं भाई, ये सॉरी ये सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है। तो सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर का वैल्यू क्या है 22 है, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम 22 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, तो ये 22 कट गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 7/2। तो इसकी ये सिलेंडर की रेडियस क्या आ गई 7/2। अब अगर सिलेंडर की रेडियस 7/2 है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर क्या है 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच क्या है 15। ठीक है, एच क्या है 15। तो इसकी वैल्यू अब इसको कैलकुलेट करो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 15। ये 2 कट, ये 11 हो जाएगा। और कुछ कटेगा क्या, ये 7 कट गया, और कुछ कटेगा क्या नहीं। तो ये हो जाएगा 77 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू क्या आएगी 77 इंटू 15, ये आ जाएगा 770 385 551, ये हो जाएगा 1155। ठीक है, 1155 डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 2 5 10, 1 बचा तो 5 नीचे उतारे तो कितना 7 14, फिर 7, फिर 1 बचा 1/2। क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम फ्रैक्शन में छोड़ेंगे, नहीं तो ये क्या है इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी 577.5 हो जाएगी। ठीक है, समझ आया क्या, कि मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ क्विक। देखो क्या है, एक पेपर है, एक पेपर है जिसका एक साइड है 22, एक साइड है 15। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये पेपर को जो बड़ी लंबी भुजा है उस तरफ से उसको रोल किया, रोल करने के बाद ये क्या बन गया सिलेंडर बन गया। ठीक है, सिलेंडर बन गया, तो सिलेंडर ये हाइट तो अपने पेपर की हाइट बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी, वो तो उतनी ही रहेगी 15 की 15 ही रहेगी। और पर ये सरकमफेरेंस अभी क्या है 22 है। सरकमफेरेंस से मैं रेडियस निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है। पर ये 2 पाई आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 पाई आर की वैल्यू है 22। ठीक है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू ये 2, ये 22 कट गया, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, ये 7 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो आर की वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर। अब आर की वैल्यू अपने पास आ गई तो वॉल्यूम आराम से निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम तो निकालना है अपन को एट द एंड, क्या बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने बोल रहा है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, फिर से आर की वैल्यू आर स्क्वायर है तो आर 7/2 इंटू 7/2, एच की वैल्यू 15, ये 7 और ये 7 कट जाएगा, ये 2 से 11 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया 11 इंटू 7 77, और ये हो गया 15 बचा है यहाँ पे, और नीचे हमारे पास क्या बचा है 2 बचा है। तो 77 इंटू 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा 770 प्लस 5 385, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और ये 11, मतलब 1155/2। तो इसको मैं सिंपली 2 से काट देती हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 5 10, एक बचा 15 हुआ तो 2 7 14, फिर एक बचा फिर 15 हुआ 2 7 14।
पर मैं इसको पॉइंट में लिखने से पहले मैं ऑप्शंस चेक कर लूंगी। ऑप्शन में क्या है, फ्रैक्शन में वैल्यू है 1/2, तो मैं इसको 1/2 लिखूंगी। नहीं तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है 50 ये आएगी 577.5, तो मैं उसको फ्रैक्शन में लिखूंगी क्योंकि हमारा आंसर ऑप्शन फ्रैक्शन में दिया है। ठीक है, ऑप्शंस फ्रैक्शन में दिया है। अब समझ आया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट मूव करते हैं, लंबी क्लास होगा यह बहुत। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द गिवन, मतलब हमको क्या निकालना है, ये निकालना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ ये निकालना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये तो पूरा 360 है, 360 है, पर उसके लिए मेरे को क्या एक्स निकालना है, तो मेरे को ये वाला एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल पता होने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं इसके लिए एक काम कर सकती हूँ। देखो, अगर मैं दो तरीके से बताऊंगी ये क्वेश्चन को, देखना आराम से समझना। अगर मैं ये वाले साइड को मैं ऐसे बढ़ाती हूँ, ठीक है, ये वाला जो साइड है इसको मैं ऐसे बढ़ाती हूँ, तो ये दोनों, ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, ये दोनों का सम ही इसका आउटर एंगल बनेगा। तो ये दोनों का सम कितना हो गया, 97 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 97 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 97 डिग्री है तो ये दोनों का सम ये वाला एंगल हो जाएगा, ये दोनों का सम कितना हो गया 135 डिग्री। तो ये वाला, फिर सेम प्रॉपर्टी इसमें भी लगाओगे आप, ये प्रॉपर्टी लगाई, ये दोनों का सम क्या होता है, इनर एंगल्स का जो सम होता है वही उसके ऑपोजिट साइड के आउटर एंगल का वैल्यू होता है। तो ये इनर एंगल का क्या है 43 प्लस 54, मतलब ये कितना हो गया 54 प्लस 43, तो ये हो जाएगा 97 डिग्री। तो 97 डिग्री ये वाले एंगल का वैल्यू हो गया 97 डिग्री। अब ये एंगल का वैल्यू 97 डिग्री है, तो ये दोनों का सम क्या होगा 97 प्लस 38 का सम क्या होगा 135 होगा। वही 135 डिग्री इसका सेम प्रॉपर्टी, ये दोनों का सम आउटर एंगल का वैल्यू इक्वल होगा। तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी इससे 135 डिग्री। ठीक है, ये तो एकदम शॉर्टकट तरीका था। अब इसमें एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये है कि आप ये कर सकते हो, इस एंगल को अगर मैं इक्वली बाइसेट करूं, ठीक है, इस एंगल को अगर मैं इक्वली बाइसेट करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 27 डिग्री हो जाएगा, ये अपने में 27 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा 27 प्लस 43 कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। 27 प्लस 43 कितना हो जाएगा 30 प्लस 70 डिग्री। और तीनों एंगल का सम क्या होता है, कोई भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं 180 से 70 माइनस कर दूंगी 110 जो बचा है वही ये होगा, ठीक है, वही ये होगा। और सेम प्रोसीजर ये 27 प्लस 38, 27 प्लस 38 कितना हो जाएगा 65 होगा, 28 प्लस 65 होगा। इसको भी मैं अगर 180 से माइनस कर दूंगी, ये 5 और ये 2, ये 125 हो गया, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 125 हो जाएगी। ठीक है, अब ये एंगल क्या है पूरा है, ये एंगल पूरा कितना है 110 प्लस 125, ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा 235। सॉरी, ये 115 होगा ना, ये क्या होगा 115 होगा। 115 तो ये कितना हो गया 25, 225, ठीक है, 225 हो गया ये। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल 360 होगा। एक सर्कल कितने का होता है 360 का सर्कल होता है, तो ये पूरा एंगल 360 का है, और उसमें से ये एंगल मेरा 225 का है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, x की वैल्यू क्या होगी 360 माइनस
225, मतलब ये दोनों का वैल्यू, इसका क्या आएगा, x की वैल्यू 135 डिग्री। तो देखिए मैंने दोनों तरीके बता दिए, शॉर्टकट भी बता दिया और कैसे आएगा वो भी बता दिया। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और कितने क्वेश्चन बचे हैं देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, 3/5 पार्ट ऑफ अ केरोसिन टिन। ठीक है, एक टीना है मिट्टी तेल का, उसका 3/5 पार्ट भरा हुआ है। इफ 6 बॉटल्स आर टेकन आउट ऑफ इट, 6 बॉटल अगर निकाल लेते हैं और 3 बॉटल फिर से डालते हैं, देन हाफ ऑफ द टिन इज फुल, तो क्या होता है, आधा टीना भर जाता है। तो देन द कैपेसिटी ऑफ द टिन बॉटल्स के फॉर्म में निकालनी है। समझ आया, एक घास स्लेट 3 का 3/5 3/5 भाग भरा हुआ है। यदि इसमें से 6 बोतल तेल निकाला गया तथा 6 बोतल तेल पुनः डाला गया तो टिन आधा भर जाता है, तो टिन की क्षमता बोतलों में क्या होगी। सिंपल सा बात है, चलो मैं एक बताती हूँ कैसे करना। ये मान लो टिन है, ठीक है, ये एक टिन है, इसका 3/5 पार्ट भरा हुआ है, मतलब पूरा टिन का वॉल्यूम मान लो 5 यूनिट है, पूरा टिन का वॉल्यूम 5 यूनिट है, तो इसमें से 3 यूनिट भरा हुआ है, 3 यूनिट इसमें से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, ये 3 यूनिट भरा हुआ है। अब क्या बोल रहा है, अगर 6 बॉटल तेल निकाल लेते हैं, 6 बॉटल तेल निकाल लेते हैं और 3 बॉटल फिर से वापस से डाल दिए, 6 बॉटल निकाले पर 3 बॉटल फिर वापस भी डाले, तो टोटल कितना निकाले अपन, 3 बॉटल निकाल लिए, -6 + 3 मतलब -3, मतलब 3 बॉटल हम लोग इसमें से निकाल लिए। 3 बॉटल निकाल लिए टोटल, तो क्या हुआ, ये 10 क्या हुआ, पहले 3 भाग भरा हुआ था, लेकिन अब क्या हो गया, ये हाफ हो गया। मतलब पहले 5 यूनिट में से 3 यूनिट भरा था, लेकिन अब 5 यूनिट में से 2.5 यूनिट ही भरा है। 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है, तो 2.5 यूनिट भरा हुआ है। और 2.5 यूनिट किसकी वैल्यू है, आधा यूनिट मतलब कम हुआ, आधा यूनिट कम हुआ मतलब आधा यूनिट का वैल्यू क्या है, 3 बॉटल है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा इसमें से, मतलब एक पूरा यूनिट का वैल्यू क्या होगा, आधा यूनिट वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 6 बॉटल होगा, 0.5 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 6 बॉटल। और टोटल कैपेसिटी कितना है टिन का, 5 यूनिट है, तो 5 × 6 मतलब 30 बॉटल का कैपेसिटी है। समझ आया क्या क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, एकदम लॉजिकल। क्या था, एक बार फिर से बताती हूँ, आप लोगों को फिर क्लियर हो जाएगा, एक बार रिपीट अगर कर दूंगी तो मैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक टिन है जिसमें 3/5 पार्ट भरा हुआ है, मतलब 5 यूनिट का अगर टिन है तो उसमें से 3 यूनिट तेल भरा हुआ है। ठीक है, 3 यूनिट तेल भरा हुआ है। अगर उसमें से क्या बोल रहा है, 6 बॉटल निकाल लेते हैं, 6 बॉटल निकाले, ठीक है, अब उसमें 6 बॉटल निकाल लिए, अब उसकी बात क्या किए, 3 बॉटल उसमें फिर से वापस डाल दिए, 3 बॉटल तेल, पहले 6 बॉटल तेल निकाले, फिर उसमें 3 बॉटल तेल वापस डाल दिए, तो ये कितने का हो गया, कितना बचा, 6 बॉटल, सॉरी 6 बॉटल निकाले, 3 बॉटल ऐड किए, तो बचा, मतलब डिफरेंस कितना है, 3 बॉटल निकालने का डिफरेंस आया। पहले 3 यूनिट भरा था, उसमें से 3 बॉटल तेल निकाल लिए, 3 बॉटल तेल टोटल निकलने के बाद क्या होता है, ये टिन आधा हो जाता है। मतलब अगर 5 यूनिट का वो कैपेसिटी है उस टिन का, तो उसमें क्या होता है, अभी 2.5 यूनिट ही भरा हुआ है, पहले 3 यूनिट भरा हुआ था, लेकिन 6 बॉटल निकाल के 3 बॉटल डालने के बाद में क्या, कितना भरा हुआ है, 2.5 यूनिट ही पानी भरा हुआ है, तेल भरा हुआ है। ठीक है, अब 2.5 यूनिट भरा हुआ है, पहले 3 यूनिट भरा था, तो ये दोनों में कितना डिफरेंस है, 0.5 यूनिट का डिफरेंस है। 0.5 यूनिट किसके इक्वल है, ये 3 बॉटल के इक्वल है। 0.5 यूनिट कम क्यों हुआ, क्योंकि ये 3 बॉटल तेल निकाल लिए। 0.5 यूनिट कम क्यों हुआ, क्योंकि ये 3 बॉटल निकाल लिए, तो 0.5 की वैल्यू कितनी है, 3 बॉटल, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई,
6 बॉटल हो गई, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 बॉटल है तो टोटल कैपेसिटी, जो टोटल क्षमता है इस टिन की, कितनी है? 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 6, 30 बॉटल्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30 बॉटल्स। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट हमने सब कर लिया है। ये वाला करते हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं किया है, प्रॉफिट लॉस वाला। चलिए, थक तो नहीं गए? फटाफट करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं, मे बी एक दो ही बचे हैं, फिर खत्म हो जाएगा ये पेपर। एक दुकानदार एक किताब के छपे हुए दाम पर 10% छूट देने के उपरांत उसको बेचने के बाद 12% लाभ कमाता है, तो किताब के क्रय मूल्य एवं छपे हुए मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो प्रॉफिट लॉस ये चैप्टर को डील करने का सबसे अच्छा तरीका होता है रेशियो। तो पहले हम उसको रेशियो से ही, मतलब सबसे पहले ऐसे लिख लो, सीपी, एसपी, एमआरपी। छपा हुआ मूल्य मतलब एमआरपी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन A shopkeeper earns a profit of 12% on selling a book at 10% discount on the printed price. The ratio of the cost price and the printed price of the book is, मतलब कॉस्ट प्राइस का और एमआरपी का हमको रेशियो निकालना है। तो प्रॉफिट किस में होता है? हमेशा प्रॉफिट सीपी में होता है, मतलब क्रय मूल्य में हमेशा प्रॉफिट होता है। ठीक है, लाभ, प्रॉफिट मतलब लाभ, और सेलिंग प्राइस मतलब जिसमें बेचते हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के इसमें रेशियो में ही हमको प्रॉफिट पता चलता है। तो अब मानते हैं, पहले मान लो 100 रुपए उसका सीपी था। ठीक है, 100 रुपए उसका, ध्यान से सुनना, 100 रुपए अगर सीपी था तो उसको प्रॉफिट यानी लाभ कितना हुआ? 12% का हुआ। 100 रुपए का 12% कितना होता है? 12 रुपए। मतलब वो बेचा कितने में होगा? 112 रुपए में बेचा होगा, तभी तो उसको 12 रुपए का 12% का लाभ होगा ना। ठीक है, ये हो गया सीपी और एसपी का अपन को रेशियो मिल गया। वही चीज अब क्या बोल रहे हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दी जाती है। ठीक है, जो भी हमारे आइटम हम खरीदते हैं उसका जो एमआरपी होता उसी में ही हम हमेशा डिस्काउंट देते हैं। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता। तो अब मैं मान के चलती हूँ 100 रुपए मान लो एमआरपी था, ये दूसरे तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, अगर 100 रुपए एमआरपी था तो उसमें डिस्काउंट कितना दिया? वो 10% का डिस्काउंट दिया। 10% मतलब 90 रुपीज का बेचा वो। ठीक है, बेचा किसका? बेचा कितने में? 90% में, 90 रुपीज में। अगर 100 रुपए उसमें एमआरपी लगा हुआ था तो वो बेचा कितने में? 90 रुपीज में, क्योंकि 10% का डिस्काउंट दिया। 10% 100 का मतलब 90 रुपीज। अब इसको मेरे को मर्ज करना है, मैं आपको मर्ज करना अभी सिखाई थी। जब कोई एक चीज कॉमन, मतलब एसपी दोनों में कॉमन है, तो इसको क्या करना है? अपन को इक्वल कर देना है। ठीक है, इक्वल करना, अब इतने बड़े नंबर है, इसको कैसे इक्वल करेंगे? इसको कैसे इक्वल करेंगे? तो मैं पहले इसको काट लेती हूँ। ये जीरो, ये जीरो कर गया, मतलब ये कितना हो गया? 9:10 का रेशियो हो गया। ये 9:10 का रेशियो हो गया। और ये कितने का रेशियो हो गया? 50। 2 से अगर काटी तो 5 से 5, 2 5 10, 0 सा 2 5 10, 2 6 सा, फिर 2 से काट दी 25 और 20, 2 2 सा 4, 2 28। तो अब मेरा नया जो रेशियो है वो क्या है? 25 और 28, और यहाँ पे 9:10। अब शायद मर्ज करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करो? 9 से इंटू कर दो, ऊपर में सबको 9 से इंटू कर दो, तो 25 9 सा 225, 28 9 सा 72 का 2, 7 इन बैलेंस 18 और 252, इतना हो गया, 252 हो गया। और यहाँ पे नीचे पे 28 से इंटू करना पड़ेगा, 28 इंटू 9 252 सेम, और 28 ये हो जाएगा 280। ठीक है, अब क्या बोल रहा है अपन को? क्या करना है? क्वेश्चन में आंसर
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस। अब रेशियो आ गया हमारे पास, रेशियो तो हमारे पास आ गया, अब हम किसी का भी रेशियो बता सकते हैं, तो सीपी और एमआरपी का रेशियो हमको बताना है। तो सीपी और एमआरपी क्या है, सीपी क्या है 225 और एमआरपी क्या है 280। तो इसको 5 से काट देते हैं, दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 6 जा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है क्या 45 और 56 का, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक अब सब हो गया है हमारा। हाँ ठीक है, तो थैंक यू क्लास। अब फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट फिर किसी और पेपर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।